सुस्वागत बच्चों। विषय शुरू करने से पहले एक बार ब्रह्मनाद कर लेंगे, ठीक है। शांति शांति शांति। सुस्त। तो आज का विषय जो शुरू करेंगे हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि अभी तक आपका प्रश्नोत्तर पैटर्न और उसका व्याकरण का पैटर्न मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो भी एक बार याद दिलाने के लिए आपको बता देती हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा जो विषय वस्तु आएंगे, प्रश्न 100 मार्क का आएंगे। आप पहले सोचे थे ये 50 अंक का है, लेकिन अभी हमारा 100 अंक का आएंगे, क्योंकि जिनको पता है तो ठीक है, जिनको नहीं पता है तो वो भी याद रखिए कि अभी हमारा ये जो अर्धवार्षिक परीक्षा है, अर्धवार्षिक परीक्षा में आपका हिंदी में 100 से आपको परीक्षा देनी है, ठीक है। तो ये कैसा है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में आपका सारे क्षुद्र प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, और पार्ट 2 में आपका दीर्घ प्रश्न है और 2 अंक वाले प्रश्न है। 5 अंक वाला प्रश्न और 2 अंक वाला प्रश्न जो है वो है आपका पार्ट 2 में। पार्ट 1 में जितने सारे प्रश्न हैं सब एक प्रश्न के लिए 1 अंक है। समझ में आ गया ना। अच्छा, इसी प्रकार आपको 9वीं में 10वीं में भी इसी प्रकार ही पैटर्न है, इसीलिए हम अभी से इसी पैटर्न से ही परीक्षा कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी देखेंगे ये जो सारे क्षुद्र प्रश्न है हम गद्य पद्य का बता चुके हैं, अभी व्याकरण का थोड़ा हम बता देंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, वैसे भी तो ये आपको कौन सा डाउट है वो समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए आपको जो डाउट होगा मुझे फ़ोन करके आप पूछ लीजिए। अभी तक कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, उनको भी मैं उत्तर दे रही हूँ, ठीक है। तभी अभी आपको कुछ डाउट रहेगा तो सारे विषय के अनुसार आप उसमें से मुझे डाउट क्लियर कर सकते हो फ़ोन करके, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए हमारा विषय कितने हैं, कितने विषय हैं हमारा विषय है 4 पद्य और 2 गद्य है, 6 विषय है, ठीक है। तो ये 4 पद्य और 2 गद्य जो है उसी में से आपको दीर्घ प्रश्न और क्षुद्र प्रश्न सब आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे हमारा ये जो दीर्घ प्रश्न और क्षुद्र प्रश्न के अलावा व्याकरण में जो है उसी को हम थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। कैसा है देखिए, इधर आप देखिए उच्चारण रूप लिखिए। उच्चारण रूप में क्या है आपको देखो, इधर क्या दिया है, 1 दिया है, मतलब 11। उच्चारण रूप क्या है 11, और इधर क्या है 2 और 1 दिया है 21। उच्चारण रूप क्या है 21। उसी प्रकार ये क्या होगा 31, और ये 51। 5 और 1 है इसीलिए 51, और ये 8 और 1 है 81। समझ में आ गया ना। इस प्रकार आप उच्चारण रूप लिखोगे। और क्या है, अंक में लिखिए। अंक में लिखिए मतलब क्या है, आपको उच्चारण रूप होगा और आप अंक में लिखिए। अभ्यास आप 4 में कर चुके हो, तो भी ये देखिए याद दिलाने के लिए 99 मतलब कितना है, संख्या क्या होगा आपको इधर दिया है, अंकों में लिखिए 99 मतलब ये 9 और 9। और हम इसको अलग पेन में लिखेंगे ताकि आपको भी ये याद रहेगा, ठीक है। अच्छा देखिए ये है 99, 9 और 9। फिर क्या है 89, ठीक है। 89 और क्या होगा 89 के बाद कितने आपका संख्या होंगे, जैसे कि आप देख रहे हो 81 मतलब 8 और 1 है, और उसी प्रकार 82 मतलब 8 और 2 है, और 83 मतलब 8 और 3 है।
है ना। और 84 मतलब क्या है, 8 और 4 है, ठीक है। 85 मतलब क्या है, 8 और 5 है, ठीक है। और 86 मतलब क्या है, 8 और 6 है। और 87 मतलब 8 और 7 है। 88 8 और 8 है। और क्या है, 89 8 और 9 है। समझ में आ गया ना। जब आपको जल्दी याद नहीं आता है तो इसी प्रकार आप याद कर लोगे तो हो जाएगा। मतलब क्या है, 89 8 और 9, 89 90। फिर क्या है, 79, 79 उसी प्रकार 80 से एक कम, ये भी कर सकते हो। 80 से एक कम 79 कितने हो गए, हाँ 80 से एक कम मतलब 7 और 9, 79 और 80, है ना। 79 80, 69 69 उसके बाद 70, है ना। 69 70 मतलब 69, है ना। 70 70, मतलब ये जो 70 से एक कम 69, अर्थात ये 69, ठीक है। 69। फिर क्या है, 59, 60 से एक कम 59, 61 62 63 64 65 66 67 68, हाँ। और ये क्या है, 69 70। और ये इसी प्रकार 59 क्या है, 51 से 51 52 53 54 55, हाँ 56 57 58, और 59 60। तो इसी प्रकार ये क्या होगा आपका 5 और 9, 59 और 60, ठीक है। अच्छा, उसी प्रकार हम देखेंगे क्रमवाचक रूप जो लिखिए है, ये भी उसी प्रकार संख्या में है, लेकिन क्रमवाचक रूप लिखने के लिए क्या करोगे, हाँ अंत में बाँ जोड़ दोगे, अंत में बाँ जोड़ दोगे तो क्रमवाचक रूप हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे है देखो, ये 18 बाँ और 10 बाँ, और ये 45 बाँ, और ये 48 बाँ, 38 बाँ, फिर ये आपका 57 बाँ, और ये 68 बाँ। याद रखिए, ये रहा आपका 3 और ये आपका रहा 6, ये उल्टा है। ये अंग्रेजी में 3 जैसा है, हिंदी में वैसा है, उसका उल्टा ही हिंदी में 6 है, ठीक है। आप ये सब जान चुके हो, लेकिन थोड़ा याद दिलाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, अच्छी तरह याद रखना है, ठीक है। फिर आ गया आपका विकारी। बाकी व्याकरण क्या है, विकारी अविकारी। तो विकारी शब्द क्या है, जिसका लिंग वचन, लिंग वचन और क्रिया के कारण, क्रिया काल के कारण जिसका परिवर्तन होता है वो आपका विकारी शब्द है। और लिंग वचन क्रिया काल के कारण जिसका परिवर्तन नहीं होता है वो अभिकारी शब्द है। अभिकारी शब्द का दूसरा नाम क्या है, हाँ अभिकारी शब्द का दूसरा नाम है अव्यय। समझ में आ गया ना। तो उसी प्रकार ये क्या है, आपको वाक्य में जब अभिकारी शब्द चुनिए तो आप उसमें से चुनोगे, नहीं तो ये वाक्य में विकारी शब्द कौन सा है, अभिकारी शब्द कौन सा है पूछा जाएगा तो आप आराम से उत्तर दे सकते हो, क्योंकि उसमें जब विकारी राम अच्छा लड़का है तो इसमें कुछ अभिकारी शब्द है क्या, नहीं। तो अच्छा भी राम संज्ञा शब्द है और ये अच्छा विशेषण है, और लड़का भी संज्ञा शब्द है। इसमें सारे शब्द परिवर्तन ही होते हैं, है ना, लिंग वचन के कारण। लेकिन ये क्या है, इसमें कोई परिवर्तन जब नहीं होगा तो विकारी
के बदले अभिकारी होगा, ये तो परिवर्तन है इसलिए विकारी है। आपको जब सीता अच्छी लड़की है, सीता अच्छी लड़की भी है और राम और श्याम जा रहे हैं। इसी वाक्य में और भी ये सब क्या होता है, अविकारी शब्द होते हैं, अव्यय शब्द होते हैं। समझ में आ गया ना? बस तो उसी प्रकार हम देखेंगे संज्ञा शब्द। आप देखिए संज्ञा कितने प्रकार के हैं, 5 भेद है संज्ञा के। इस प्रकार वाक्य में हम जब देखेंगे कि संज्ञा शब्द को छांटना है, आपका ये जो व्याकरण किताब में भी आपका दिया है अभ्यास, कौन सा है अभ्यास आपका 6 में दिया है, 6 में दिया है ना, संज्ञा शब्द छानने के लिए कैसा है। देखो कौवा काव काव करता है, इधर कौवा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। मेज पर पुस्तक है, मेज और पुस्तक ये 2 आपका संज्ञा शब्द है, जातिवाचक। कटक में बाराबाटी किला है, इधर कटक और बाराबाटी क्या है, ये दोनों आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और भारत के उत्तर में हिमालय है, भारत के उत्तर में हिमालय, भारत और हिमालय ये भी व्यक्तिवाचक है। उसी प्रकार प्रकृति की सुंदरता मन को मोह लेती है, तो सुंदरता इधर भाववाचक संज्ञा है। इस प्रकार वाक्य में आपको क्या करना है, संज्ञा पद चुनकर लिखना है, ठीक है। और उसके बाद क्या आ गया है, देखो उसके बाद हमारा लिंग है ना। लिंग में भी अभ्यास 7 है, ठीक है। अभ्यास 7 में देखिए इधर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द को हमको छांटना है। इधर क्या दिया है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को अलग अलग लिखिए, ठीक है। तो ये जो दिया है हिमालय, सोमवार, गंगा, ये सब आपको क्या है जैसे दिया है, इसको किसी के आधार पर उसको हम अलग करेंगे। ये जो दिया है फर्स्ट पेज में अर्थ के आधार पर है ना, अर्थ के आधार पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का जो भेद है उसी को आधार करके ये वाला अभ्यास। तो भी मैं अभ्यास में सारा उत्तर आपको बता चुकी हूँ, आप अच्छी तरह इसको अभ्यास कर लेना है, ठीक है। इसमें कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग में आप जब सामना हो तो आपको मैं पूछ लेती ये कौन सा ये कौन सा। अभी तो वीडियो में है, वीडियो में पूछने से क्या उत्तर मिलेगा क्या नहीं, इसीलिए ये अच्छी तरह आप अभ्यास करोगे, ठीक है। अच्छा फिर देखेंगे वचन। अच्छा देखिए लड़का पढ़ता है, इधर जैसे लिंग में हम देख रहे थे, इधर एक उदाहरण आपको बता दूंगी। देखो लिंग में बालक पढ़ता है, तो ये जब हमको लिंग परिवर्तन के लिए आएंगे तो क्या करेंगे, बालक पढ़ता है तो बालिका पढ़ती है, बालक का बालिका और पढ़ती है। उसी प्रकार घोड़ा दौड़ता है, घोड़ी दौड़ती है, ये क्या है लिंग परिवर्तन। फिर लड़की नाचती है, लड़का नाचता है। परीक्षा चल रही है, हाँ परीक्षा चल रही है, तो ये क्या है परीक्षा के बदले परीक्षा स्त्रीलिंग है इसीलिए। और इम्तिहान चल रहा है। अच्छा उसी प्रकार हम देखेंगे ये परीक्षा चल रही है, ये परीक्षा स्त्रीलिंग में ही है। इम्तिहान भी स्त्रीलिंग में भी हो सकता है। फिर देखो ये जो है ये बाकी आपका है। और वचन परिवर्तन में क्या देखोगे, देखो लड़का पढ़ता है तो वचन लड़के पढ़ते हैं, ठीक है इधर दिया है। उसी प्रकार नदी बहती है, नदियाँ बहती हैं, ठीक है। ये छोटी की मात्रा जो है बहुवचन में हो जाते हैं नदी का। फिर बहन आती है, बहनें आती हैं, बहन एक वचन है, आती है, बहनें बहुवचन क्योंकि ई की मात्रा नहीं है बहन, हाँ इधर ई की मात्रा नहीं है इसीलिए ए हो जाएंगे बहुवचन में, बहनें आती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो अभ्यास में है इसको भी आप अच्छी तरह देख लो।
इसमें क्या दिया है, आपको वचन बताने के लिए दिया है। जैसे सपने सब मिट गए, सपने सब मिट गए, ये बहुवचन है। और इधर देखो, टेबल पर पुस्तक रखी है, इधर टेबल पर पुस्तक रखी है, एक पुस्तक है रखी है, इसीलिए ये कौन सा है, एक वचन है। ये सब हम बता चुके हैं और अच्छी तरह आप याद कर चुके हो। और कारक जो है आपका, कारक का देखिए अभ्यास आपको मैंने बता चुकी हूँ, तो भी ध्यान दीजिए कारक का। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, कौन सा है, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, ये आपका भूतकाल नहीं है लेकिन कर्ता है तुम, इसीलिए तुम के साथ इधर जो विभक्ति चिन्ह है वो साइलेंट है, इसीलिए इधर कर्ता कारक होता है। फिर पेड़ के, तुम को होगा, को भी कर्ता कारक में है, लेकिन क्या है, तुम के अर्थात कर्ता के साथ है, इसीलिए ये कर्ता कारक। पेड़ से आवाज आई, अर्थात पेड़ क्या है, पेड़ से आवाज आई, बिछड़ने का अर्थ में, इसलिए अपादान कारक। मैं तुम्हें देखता हूँ, इधर क्या है, मैं तुम्हें, मैं तुमको, को इधर यह है साइलेंट है, इसीलिए ये क्या है, कर्म तुम्हें है, मैं करता है, तुम, तुम्हें कर्म है, कर्म के साथ को साइलेंट है, इसलिए कर्म कारक हुआ है। ठीक है। उसी प्रकार पिताजी घर पर ही पढ़ाते हैं, पढ़ाना कार्य घर पर ही है, इसीलिए ये हो गया अधिकरण कारक, पर, घर पर। और ये भी नरेंद्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, ने है इसलिए कर्ता कारक। और अधिकारी ने सोहन की लौटाई किताब देखी, सोहन की काके की, ये क्या है, संबंध कारक। फिर क्या है, उसके लिए कहीं भी जगह नहीं, उसके लिए, के लिए कौन सा है, संप्रदान कारक। जब भी देखिए के लिए का मतलब संप्रदान कारक में ही आएगा। फिर क्या है, कुछ देने के अर्थ में संप्रदान कारक। और बचपन से ही वह बाढ़ देखता आया है, ये भी बिछड़ने का अर्थ अपादान कारक। कटक से पूरी 90 किलोमीटर दूरी पर है, ये भी दूरी के बारे में, बिछड़ने या दूरी के बारे में समझाते हैं, इसीलिए यह अपादान कारक। और देखिए ये दिया है आपको विभक्ति भरने के लिए, मेज पर पुस्तक है, माली काका की आवाज़ सुनाई दी, ये सब अभ्यास आप अच्छी तरह करोगे। ठीक है। और उस प्रकार हमारा क्या है, ये सर्वनाम जो है, सर्वनाम का भी जो अभ्यास है, आपको सर्वनाम चुनना है। इधर देखो जो दिया है, तुम अपना काम करो, इधर क्या है, तुम आपका पुरुषवाचक है, अपना क्या है, आपका निजवाचक है, इसीलिए तुम अपना काम करो पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम है। उस प्रकार ये देखो, वह झूठ बोलती है, इसमें क्या है, लिंग और वचन, वह झूठ बोलती है, एक वचन स्त्रीलिंग, इसी का उदाहरण इधर दिया है। तो आप याद रखिए, ये जो सर्वनाम है, सर्वनाम को चुनना है। जब भी आप देखो, मैं, हम, तू, तुम, वो, वे, ये सब हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है। खुद के बारे में जब बताया जाता है, वो है आपका कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है। तो इस प्रकार सर्वनाम को, और विशेषण भी उसी प्रकार है। आप देखो, सफ़ेद चादर बिछा दो, ये क्या है, विशेषण में आपका किसी भी प्रकार के देखोगे, उसके गुण के बारे में, संख्या के बारे में, और परिमाण के बारे में, और सर्वनाम के बारे में। संज्ञा के साथ जब कुछ शब्द जुड़े रहते हैं, वो है उसके विशेषता बताते हैं, वो है विशेषण। ठीक है। वो विशेषण पद कौन सा हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है। जब विशेषण पद सर्वनाम होता है तब सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। जब विशेषण पद संख्या होता है तब वो संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। जब विशेषण कुछ परिमाण के बारे में बताता है तो परिमाणवाचक विशेषण हो जाते हैं।
समझ में आ गया ना। तो इसी प्रकार बाकी जितने हैं गुण, उसका आकार प्रकार, हाँ, उसी के उसका हर प्रकार के अवस्था को बताने वाले जो विशेषण होते हैं वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। समझ में आ गया। इस प्रकार सारे व्याकरण के जो विषय है आपको मैंने बता दी। इसी के अलावा आपको और दो विषय है। कौन सा है? अनुवाद है, अनुवाद है और अनुच्छेद है। अनुवाद आप कैसे लिखोगे? आप जब भी अनुवाद लिखोगे उसमें से क्या होगा, ध्यान दीजिए, अनुवाद में वाक्य पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में है, और जहाँ पुल्लिंग में है वो पुल्लिंग में होगा और जहाँ स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग में होगा। और क्या है उसके साथ आप ध्यान दीजिए, एक वचन या बहुवचन में है, वाक्य एक वचन में है या बहुवचन में है, इसी को भी ध्यान देकर आपको अनुवाद करना है। ठीक है। और क्या है, अनुवाद करते समय आपको ये भी ध्यान रखना है, तो वाक्य जब आप बोलते हो वो जब अंत में आपका एक वचन रहेगा तो है रहेगा, और बहुवचन रहेगा तो है। और उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष जो है, मैं के साथ हूँ, और तुम और आपके साथ हो अंत में। और क्या है, वे और वह के साथ है और हैं। ठीक है। इस प्रकार उसका वाक्य का अंत में आप रखोगे जब काल के अनुसार। ठीक है। तो आराम से आप बना सकोगे। छोटा छोटा जो विषय है वो हरकतों का आपको ध्यान से रखकर लिखना है, तो आसान से आपको फुल अंक मिल जाएगा। अभी भी मैंने जो संशोधन कर रही थी उसी में से बहुत सारे बच्चों का क्या है, ये जो मैं लिखते हैं, मैं मतलब ये खुद, ये मैं के बदले सिर्फ ऐसे मैं कर देते हैं। समझ में आता है ना। ये जो है आपका इस इंक में लिख रही हूँ, मैं और मैं, ये दोनों में फर्क है। ठीक है, ये दोनों में आपका फर्क है। मैं मतलब खुद, और मैं ये उसमें अलग है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा ठीक है, अभी आप याद रखिए अच्छी तरह, आपका सारा विषय जैसे याद करोगे अच्छी तरह सुंदर सुंदर करके अक्षर स्पष्ट रूप से लिखना है, और विषय जैसे हम पढ़ सकेंगे उसी प्रकार लिखना है। ऐसे गंदी हैंडराइटिंग लिखोगे जिसको हम पढ़ भी नहीं सकेंगे तो फिर संशोधन कैसे करेंगे। ठीक है। अच्छा, धन्यवाद सबका। परीक्षा बहुत